सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर वेरी फाइन। तो देखो बच्चे कि आज हमारा केवीएस का एग्ज़ाम था साइंस वालों का, तो अब आप मैथ्स वालों का परसों एग्ज़ाम है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। तो हमने पिछली क्लास में क्या किया था, हमने यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, ये सब खत्म कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, जितना भी थोड़ा बहुत बच गया, 1 घंटे का, मुश्किल से 45 मिनट्स के आसपास का आज का वीडियो होगा। तो आपका वो वाली वीडियो और ये वाली वीडियो का पूरा देखोगे, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और इस वाली वीडियो की जो पीडीएफ है वो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है। एंड इफ़ यू लाइक दी वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, लाइक दी वीडियो, और ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आज का साइंस का पेपर आप लोगों ने देखा, मतलब थोड़ा बहुत ईजी बता रहे हैं सब, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है, अपनी एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। चलो देखो, आज हमें कहाँ से पढ़ना है, आज हमें लेंथ ऑफ साइड्स के बारे में पढ़ना है। अगर हमें लेंथ ऑफ मीडियन दे रखी है, ये आप लोगों को बताया था कल हमने अपनी पुरानी वाली वीडियो में। क्या किया था हमने, ये अपोलोनियस थ्योरम देखी थी। इसमें बेसिकली हमने क्या देखा था कि अगर हमें इस तरीके से साइड्स गिवन है तो हम ये वाली इक्वेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये वाला मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो मीडियन है वो आप लोगों का मीडियन का सम करोगे और साइड्स का सम करोगे तो मीडियन के जो सम है वो छोटा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। बी सी इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या है, बी सी है। अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे बी सी की साइड निकालनी है और मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे मीडियन गिवन है और साइड्स गिवन है, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ। ये फॉर्मूलाज हैं, देखो इतने सच इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्मूलाज, लेकिन अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग ये फॉर्मूलाज का यूज़ कर सकते हो और निकाल सकते हो। ये वाला बस ध्यान रखना कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है, ये जो ट्राइंगल है और ये जो डी ई एफ ट्राइंगल है, ये इसका क्या होगा, 4/3 होगा। ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब हमें लेंथ दे रखी होगी हमें मीडियन की, ठीक है। अगर लेंथ मीडियन की गिवन है तब ये आप लोग फॉर्मूला लगाओगे, समझ गए। मेरे कहने का मतलब है बच्चे कि आपको सपोज करो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ निकालना है, तो आपको ये साइड्स दे दी उसने मीडियन की, ठीक है। ये वाली साइड दे दी 3, ये वाली साइड दे दी 5 और ये वाली साइड दे दी 7, 3, 5 और 7 दे दी इस तरीके से। और आप लोगों से बोले कि अब इसका एरिया बताओ, तो आप लोग कैसे निकालोगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हीरोन्स फार्मूला पढ़ा है ना, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी करके, तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल का एरिया, जो हमारे पास ट्राइंगल है ये वाला, इसका एरिया, अगर इसकी साइड्स गिवन होंगी तो भी हीरोन्स फार्मूला लगा दोगे, और अगर मीडियन की साइड्स गिवन होंगी तो उसका फार्मूला लगा दोगे, और उसको फिर ये आप लोगों के इस वाले फार्मूला की हेल्प से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये वाला फार्मूला कब लगेगा, जो ऊपर अभी दिखाया है, जब आप लोगों का मीडियन गिवन होगा। अभी अब ये वाला भी एक फार्मूला होता है। देखो ये वाले आप लोगों के ना फार्मूला इतने आएंगे नहीं, ये एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनको बहुत ही कॉन्सेप्ट्स लेके पढ़ने हैं। लेकिन आप लोगों को जो अब तक सिखाया ना, अगर उसको भी करोगे ना तो वहाँ से भी आप लोगों के क्वेश्चंस बनने हो जाएंगे। हाँ, अब आगे देखो, ये क्या है आपका, ये ए साइड ए दे रखी है, ये बी दे रखी है और ये सी दे रखी है। इसका मतलब क्या है, ये ए, ये बी और ये सी, ये ट्राइंगल 5a² इज इक्वल्स टू b² प्लस c² होगा। कब, जब आपके जो ये मीडियन है, इस तरीके से मीडियन है, ये कब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये जो बेसिकली जो मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये मीडियन हो गया और ये मीडियन हो गया, अगर ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा जो ये वाला रिलेशन है ना, 5a² इज इक्वल्स टू b² प्लस c², मतलब ये वाली जो साइड है इन दोनों के स्क्वायर की सम के इक्वल होगी। कब होगी, जब 90 डिग्री पे मीडियन इंटरसेक्ट करेगा। सिंपल। अब देखो आगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, एक होते हैं आपके, देखो ये आपका ट्राइंगल है, यहाँ से अगर ये इसका एंगल है, मतलब यहाँ से एक लाइन जा रही है, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को वो इक्वल पार्ट में कट कर रही है, तो ये क्या हो गई, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गई। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या है, अगर ये मेरे पास ट्राइंगल है इस तरीके से, तो यहाँ से देखो
इस तरीके से छोटा ट्राइंगल बनाती हूँ मैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये क्या है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, और यहाँ से कोई लाइन इस तरीके से कट करेगी तो ये क्या हो गई, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इसने इन दोनों एंगल्स को क्या किया, इक्वल पार्ट में कट कर दिया। समझ में आ गया कैसे बनाया मैंने? एक बार इरेज कर देती हूँ, ये सब आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। देखो ये इस तरीके से आपका ट्रायंगल है। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे बनाऊं तो ये क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्रायंगल का, और यहाँ से इस तरीके से कोई लाइन जाएगी तो इसने क्या किया, इन दोनों को इक्वल पार्ट में कट कर दिया। ये क्या हो गई, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो इस तरीके से देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर है ये वाला एंगल, और यहाँ से ये जो AD लाइन आ रही है इसने क्या किया, इक्वल पार्ट में कट कर दिया। अब रिलेशन क्या होता है, अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये जो है AD है, इसने इसको जो AD लाइन है इसने इसको इक्वल पार्ट में कट किया, तो आप लोग क्या लिखोगे, AB अपॉन AC का रेशो, इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर होता है, जहाँ पे उसने सामने वाली लाइन पे उसने मीट किया। एक्सटर्नल एंगल में क्या होगा, AB अपॉन BD का रेशो, ये और ये, और AC अपॉन CD का रेशो, ये आपस में इक्वल होंगे। ये रिलेशंस याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। ये इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल। अगर आप लोगों से सपोज करो उसने दे दिया एंगल बाइसेक्टर, ये सारी साइड्स दे दे और आपको एक साइड निकालने के लिए बोल दे, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत आराम से निकाल सकते हो। बड़े आगे चलो देखो, अब ऑर्थो सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, ये वाली इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको मिस मत करना। ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है, ये जो मेरा ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल इसको परपेंडिकुलर कट करता है, मतलब हाइट, ठीक है, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करे, और जहाँ पे ये तीनों आपस में पॉइंट कर रही हैं, ये जो जितनी भी परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो इनके वर्टेक्स से निकली हैं, जो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, उसी को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करे, ठीक है, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना सारी लाइंस, समझ गए। तो ये सारी क्या है, 90 डिग्री। जैसे ये AD लाइन हो गई तो इसने 90 डिग्री पे काटा, BE लाइन हो गई इसने भी 90 डिग्री पे काटा, और CF हो गई तो इसने भी कितने पे काटा, 90 डिग्री पे काटा। तो अगर हमसे पूछेंगे, अगर ये ऑर्थो सेंटर है, मतलब अगर ये आपका थीटा है और ये ऑर्थो सेंटर है, तो ये वाली कितने की इक्वल होगी, 180 माइनस थीटा के इक्वल होगी। मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ ये कैसे होती है। देखो इस तरीके से ट्राइंगल है हमारे पास, ये हम मान लेते हैं कि ये थीटा है। इस तरीके से ये इस पे डला, कितने का हुआ ये, 90 डिग्री का। ये इस पे डला, ये भी कितने डिग्री का हुआ, ये दोनों आपस में 90 डिग्री के। और ऐसे ही ये यहाँ पे भी जाएगा, ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है हमें, ये वाला कौन सा, मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाती हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी के बेस पे भी नीचे वाला कॉन्सेप्ट भी है, ऑर्थो सेंटर का बेस पे ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है हमें। अगर आप लोग ये वाले ट्राइंगल ध्यान से देख सकते हो, तो इसमें जो ये वाला एंगल है ना, और इधर का जो ये वाला एंगल है, ये आपस में इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं, ये भी इसी का कॉन्सेप्ट है, सी देखते हैं। देखो ये आप लोगों के पास एक बार इसे मैं दोबारा से समझाती हूँ आपको पूरा रीड्रॉ करके, कि वो आपका 180 माइनस थीटा कैसे हुआ। ये हमारा क्या है, इस तरीके से ट्राइंगल है, और मैंने क्या बोला कि ये आपका 90 डिग्री पे सारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जहाँ पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। और ये अगर हमारा देखो थीटा है, तो ये वाला कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। हुआ कैसे ये अगर मैं देखूं, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ये वाला ट्राइंगल, राइट। तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और एक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो 90 प्लस 90 प्लस थीटा प्लस ये वाला एंगल, इसे मान लेते हैं हम, सपोज करो x मान लेते हैं, तो ये सब किसके इक्वल होंगे, 360 के इक्वल होंगे, राइट। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस थीटा, और 360 माइनस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये इसका अपोजिट ही तो है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 180 माइनस
थीटा हो जाएगा। समझ गए? तो ये कितना हुआ 180 माइनस थीटा। समझ गए ना? तो ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये वाला एंगल कितना होता है 180 माइनस थीटा होता है। ठीक है, जो इसमें काम की बात है ऑर्थो सेंटर वाले में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि ये वाला जो एंगल होता है इस वाले एंगल के इक्वल होता है, ये वाला जो एंगल होता है इस वाले एंगल के इक्वल होता है, और ये वाला जो एंगल होता है, अब ये होता कैसे एक बार ना ये भी देख लो। ये क्या हुआ हमारा ट्राइंगल हुआ, ये हमारा कितना है थीटा है, इसको परपेंडिकुलर पे काट रहा है। यस, तो हमने बोला कि ये जो और यहाँ पे ये भी इसको परपेंडिकुलर पे काट रहा है, तो ये वाली जो चीज़ है वो इसके इक्वल होगी। बस अभी के लिए ना आप लोग इतना ध्यान रख लो, अभी जब हम नेक्स्ट पूरा प्रॉपर क्लास लेंगे ना तो ये मैं उसमें समझा दूंगी। बस कि अगर परपेंडिकुलर पे काट रहा है तो ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला यहाँ से ये जो निकलेगा इसके इक्वल होगा, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इतना बस दिमाग में घुसा लो, मैं सही कह रही हूँ, इससे क्वेश्चन आएंगे, बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में कितने के, और ये दोनों और ये दोनों, तो बेसिकली ये क्या है ए बी सी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 180 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ये ट्राइंगल बनाऊं तो यहाँ a है और यहाँ क्या है b है, इसी तरीके से यहाँ पे b और c है, राइट, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी आप लोगों का a और c है। तो ये अगर मैं प्रॉपर पूरा देखूँ तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इनका सम 180 है, तो a प्लस b प्लस c का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। a प्लस बी प्लस सी का सम 90 डिग्री होगा। यहाँ से ये रिलेशन निकल के आया है। आप लोगों को क्या ध्यान रखना, अगर ऑर्थो सेंटर है तो ऑर्थो सेंटर में ये आप लोगों का इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। और ऑर्थो सेंटर होता क्या है, जहाँ पे जितने भी परपेंडिकुलर है वो मीट करते हैं। और क्या बात ध्यान रखोगे, ऑर्थो सेंटर में अगर मेरा ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा, देखो राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये जहाँ पे परपेंडिकुलर बनता है ना उसी को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा, जैसे अगर मेरा ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका ऑर्थो सेंटर कौन सा है तो आप क्या बोलोगे, ये है। अगर हमारे पास सपोज करो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कोई कि ना एक लाइन है वो 3 से क्रॉस कर रही है, एक लाइन है वो 4 से क्रॉस कर रही है, और एक लाइन x इक्वल टू y से क्रॉस कर रही है इस तरीके से, तो बताओ कि आप लोगों का इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा। तो हमें दिख रहा है ये क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो ये जो राइट एंगल बनेगा ना, ये वाला जो पॉइंट है 3,4 का इंटरसेक्शन, यही क्या होगा, यही आप लोगों का ऑर्थो सेंटर होगा। तो इसमें जो सबसे काम की बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है वही ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है, आगे बढ़े। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर यहाँ इनसाइड बनता है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर आउटसाइड बनता है। ठीक है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जो ऑर्थो सेंटर है वो 90 डिग्री पे बनता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर है वो इनसाइड बनता है, और जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है उसमें कहाँ बनता है, आउटसाइड बनता है। ओ से ऑब्ट्यूज, ओ से आउटसाइड। समझ गए? जैसे मेरे पास देखो ये एक सर्कल ले लिया, ये आप लोगों का एक सेकेंड, ये एक सर्कल के कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगी मैं, इसे भी छोड़ो। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट है अगला हमारा इन सेंटर। ऑर्थो सेंटर पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, इन सेंटर पढ़ेंगे। तो इन सेंटर का मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है, ट्राइंगल है, यहाँ से मैंने एक मीडियन खींचा तो इसने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ से मैंने मीडियन डाला, इसने इस ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ से मैंने एक मीडियन डाला, इसने इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अंदर एक सर्कल होगा। अगर मैं इसको ऐसे ध्यान से ऐसे करके मिलाऊं तो ये क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। तो ये जो इस सर्कल का सेंटर है इसी को हम क्या कहते हैं, इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर। और ये क्या है, इन सर्कल। तो इन सेंटर का अगर हमसे पूछेंगे कि सेंटर बताओ, ये वाली चीज बताओ, तो बेसिकली ये क्या है, सेंट्रॉइड ही तो है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि इन सेंटर का वो जो जहाँ पे इन सेंटर बन रहा है वो बताओ, तो कैसे निकालोगे वो, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। सेंट्रॉइड भी तो ऐसे ही निकालते हैं, y1
y2 प्लस y3 अपॉन 3। अगर आप लोग देखोगे तो LDC के पेपर में भी आया था, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, इसमें ये जो इन सेंटर दे रखा है इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, और अगर आपको सपोज करो वो रेडियस दे दे, तो रेडियस बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो है रेडियस, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है रेडियस, और साइड क्या है, ये ट्राइंगल की साइड है, तो निकाल लोगे r इंटू एस। ध्यान रखना, अगर आपको वो सर्कल का रेडियस दे दे इन सेंटर और आपको s दे दे, तो s कैसे निकालोगे आप लोग, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। सेमी पेरीमीटर है s, बेसिकली साइड नहीं है, सॉरी सेमी पेरीमीटर है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। समझ गए। अगर आप लोगों को ये वाली चीज़ बच्चे ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन LDC में इस कॉन्सेप्ट से भी आया है। अगर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इन सेंटर बन रहा है, इन सेंटर अभी इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इन सेंटर बन रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे इसका पूछे इन सेंटर निकालने के लिए, तो अगेन उसी तरीके से निकालोगे, लेकिन इसका रेडियस कैसे निकालोगे, रेडियस क्या है इसका, ये है ना इसका रेडियस। तो इसका रेडियस निकालने का तरीका है p प्लस बी माइनस एच बाई 2, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस अपॉन में 2, p प्लस बी माइनस एच अपॉन में 2 निकल जाएगा रेडियस। और अगर रेडियस निकल जाएगा तो फिर हमें एरिया निकालने के लिए बोलेंगे। देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है ये आपको नहीं पता, आपसे पूछ ले कि वो इन सेंटर, वो जो राइट एंगल ट्राइंगल है आपको कोऑर्डिनेट्स दे दे वो, और अंदर बोल दे कि रेडियस बताओ क्या होगा, तो आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो। क्विक रिवीजन की क्लास है, तो इसलिए कि इसे रिवीजन की तरह ये लेके चलो कि आप लोगों को पहले आती हैं ये थोड़ी बहुत चीज़ें, बस आप लोग इसको रिमाइंड कर रहे हो। चलो अब देखते हैं आगे। इन सेंटर आई हमें निकाला, और जिनको नहीं आता है तो वो चीज़ों को ध्यान से सुनो, एक दो बार चीज़ों को समझने की कोशिश करो, समझ जाओगे, कोई बहुत बड़ी राम कहानी नहीं है। इसके बाद हम एक बार KVS का पेपर निकल जाए तो एक एक करके प्रॉपर पूरा बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ डालने का। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इन सेंटर के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो अगर ये साइड्स दे दे तो उस टाइम पे ये बताए गए हैं कि इन सेंटर किस तरीके से निकलेगा। अदरवाइज ये इतना आप लोगों को घप करने की जरूरत नहीं है, वो आप सेंट्रॉइड वाले तरीके से निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो। देखो ये बिल्ली की तरह से लग रहा है, जैसे इन सेंटर होता है ना, ऐसे एक्स सेंटर भी होता है। एक्स सेंटर कैसे होता है, जैसे ये दो सर्कल्स को टच करके बना है। ये आपका DSSB का एग्जाम होगा ना, उसमें पढ़ाएंगे एक्स सेंटर के बारे में। जब अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे एक बनेगा, अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे बनेगा। तो इस तरीके से आपका एक्स सेंटर का कॉन्सेप्ट होता है, वो आप बाद में पढ़ेंगे कभी दूसरी क्लास में, अभी इतना ज़रूरी नहीं है, तो हम यहाँ पे हमें नहीं पढ़ रहे हैं वो, ठीक है। देखो आप लोगों ने ऑर्थो सेंटर में देखा था, क्या देखा था ऑर्थो सेंटर में, कि अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। कैसे हुआ था बता दिया था। इन सेंटर में अगर ये वाला एंगल आप लोगों को दे रखा है, बेसिकली मीडियन इसे कट कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो ये इन सेंटर का ये वाला जो एंगल होगा, ये आपका 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। ध्यान रखना 90 प्लस थीटा बाई 2। अगर यहाँ पे थीटा है तो ये वाला जो एंगल बनेगा क्या होगा, 90 प्लस थीटा बाई 2। और जो बिल्कुल इसके अपोजिट अगर मैं ऐसे काटूंगी यहाँ पे, ये बिल्कुल एक सीध में सारे बने नहीं हुए, तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। ध्यान रखना, अगर ये ट्राइंगल है तो ये थीटा, यहाँ पे जो बनेगा वो 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा, और यहाँ पे जो बनेगा वो 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। कैसे हुआ, कभी कॉन्सेप्ट की क्लास लगाएंगे, उसमें अच्छे से समझाएंगे। चलो आगे सर्कम सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। अब सर्कम सेंटर क्या होता है, अभी आपने देखा कि इन सेंटर क्या होता है, जब ट्राइंगल के मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। आपने ऑर्थो सेंटर देखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर ये होता है, ये मेरी साइड है, इसका मिड पॉइंट, मेरी साइड है, इस मिड पॉइंट से मैं एक ऐसी लाइन डालूं जो इसके 90 डिग्री के एंगल बनाए। ज़रूरी नहीं है कि वो इसके यहाँ से मिड से पास होगी, लेकिन वो इसके मिड से 90 डिग्री के एंगल से वो पास करेगी। तो इस तरीके से जो 90 देखो यहाँ से ये मिड पॉइंट है,
ये जा रही 90 डिग्री, ये इसका मिड पॉइंट है, ये जा रही 90 डिग्री, और ये भी इसका मिड पॉइंट है, ये जा रही 90 डिग्री। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना 90 डिग्री वाली लाइंस, तो ये सर्कम सेंटर बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं ये? सर्कम सेंटर। और जो इसके अंदर सर्कल बनता है इस तरीके से, मतलब इन सेंटर में क्या था, सर्कल अंदर बन रहा था सारी साइड्स को टच करते हुए। सर्कम सेंटर में क्या होता है, इस तरीके से बाहर वाली सारी कॉर्नर्स को टच करते हुए एक सर्कल बनता है इस तरीके से। दिस इज नोन एज सर्कम सर्कल। और ये वाला क्या होता है, इन सर्कल। इसलिए इसके अंदर वाले को बोला जाता है इन सेंटर, ये इन रेडियस है। इसके बाहर वाले को जो रेडियस होगा, ये प्रॉपर पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोला जाएगा, ये सर्कम रेडियस होगा। ठीक है, इन सेंटर में ये वाला थीटा क्या था, 90 प्लस थीटा बाय 2, और ये क्या होगा इसमें सर्कम सर्कल में, ये डबल होगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा। आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि किस किस में क्या क्या हो रहा है, कि वहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, इन सेंटर में कितने डिग्री का बन रहा था, ऑर्थो सेंटर में कितने डिग्री का बन रहा था, सर्कम सेंटर में कितने डिग्री का बनेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों के क्लियर है तो आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब मैंने आप लोगों को ऑर्थो सेंटर पढ़ाया था, तो ऑर्थो सेंटर में मैंने क्या बताया था कि जो 90 डिग्री वाला होता है, उसका जो ये वाला पॉइंट होता है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, वही उसका क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, राइट। और सर्कम सेंटर में हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट होता है ना, वही इसका क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। ठीक है, ध्यान रखोगे कि ऑर्थो सेंटर में, ये ऑर्थो सेंटर है मेरे पास, राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ पे बनेगा, उसके 90 डिग्री पे ही बनेगा। लेकिन सर्कम सेंटर में कहाँ पे बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल में, जो उसका हाइपोटेन्यूस है उसके मिड पे बनेगा सर्कम सेंटर। ठीक है, अगर मेरा ये सर्कम सर्कल है ऐसे इस तरीके से, तो जो इसका ये बिल्कुल मिड पॉइंट है ना हाइपोटेन्यूस का, वही उसका क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा। समझ गए, हाइपोटेन्यूस में मिड पॉइंट होता है वो सर्कम सेंटर होता है। एक यूलर लाइन होती है, यूलर लाइन देखो बच्चे क्या होती है कि ये मेरा इधर ऑर्थो सेंटर है, ये मेरा इधर सर्कम सेंटर है। तो जो ये इन सेंट्रॉइड होता है ना, ध्यान रखना, जो सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 में काटता है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को। बस ये वाली चीज़ ध्यान रख लेना कि इससे कॉन्सेप्ट, इससे क्या मतलब आ सकते हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रॉइड किस रेशो में कट कर रहा है, 2:1 में। ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर का रेशो है 2:1। ठीक है, चलो आगे। तो ट्राइंगल का बस इतना ही है मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना यार। चलो आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल देखो क्या होगा, √3/4a²। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होगा, 1/2। बेसिकली क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और हाइट जो होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल में, उसकी वैल्यू होती है √a² - b²/4। ठीक है, a² - b²/4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। स्केलन ट्राइंगल का आप लोगों को पता ही है क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, ध्यान रहेंगी सारी बातें। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, a² - b²/4। चलें आगे बढ़े। चलो सर्कल देखो, सर्कल में क्या बात ध्यान रखनी है। सर्कल अगर हम बोले तो सर्कल कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये वाला जो पार्ट है उसका, ये इसको क्या कहते हैं, इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr होता है। एरिया क्या होता है सर्कल का, πr² होता है। अगर मैं पूछूं तो सर्कल पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, तो आप क्या कहोगे, इनफाइनाइट। लेकिन मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि सर्कल पे कितनी टेंजेंट ऐसी होंगी जो पैरेलल होंगी एक दूसरे के, तो आप लोग क्या बोलोगे, सिर्फ 2 ही टेंजेंट। अगर एक यहाँ पे है तो दूसरी यहाँ पे बनेगी। ठीक है, टेंजेंट जो होती क्या है, जो सर्कल को बिल्कुल टच करके निकले, दैट इज नोन एज टेंजेंट। ये मेरा सर्कल है, अगर लाइन ऐसे है बाहर, कॉन्सेप्ट समझो, तो इसका और लाइन का कोई रिलेशन नहीं है, सर्कल और लाइन का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर सर्कल को ऐसे छू के निकल रही है तो ये वाली लाइन क्या बन जाएंगी, टेंजेंट बन जाएगी। लेकिन यही वाली लाइन अगर सर्कल के अंदर से जा रही है
तो ये कॉर्ड बन जाएगी। ठीक है, समझ गए? इसको टेंजेंट कहते हैं और इसको कॉर्ड कहते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, जो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को, और भाई जिनको पहले से आता है उनको तो ये सब बातें पता ही होंगी। तो टेंजेंट जो होता है, जो ये हम टेंजेंट बना रहे हैं, ये हमेशा, ये मेरा सर्कल का रेडियस है, इसके परपेंडिकुलर होगा, ये बात ध्यान रखना। और हमेशा कितनी टेंजेंट पैरेलल होंगी एक दूसरे की, हमेशा एक ही पेयर होगा जो एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक है, कॉर्ड बता दिया जो छू के निकलती है। अब आर्क देखो क्या होता है, ये क्या बताया मैंने अभी आप लोगों को, ये क्या है, ये वाली चीज सरकमफ्रेंस। तो अगर सपोज करो कि मेरी जैसे घड़ी की सुई है, अभी घड़ी की सुई 12 थी, अभी घड़ी की सुई 12 से 2 पे आ गई, यहाँ पे कहीं 2 बजेंगे, यहाँ पे आ गई, तो हम पूछेंगे कि जो घड़ी की सुई है ना, कितना ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करके आई, ये वाला रीजन, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम इसी को बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। ठीक है, दिस इज नोन एज आर्क। तो इसकी लेंथ हमसे पूछ लेते हैं क्या होती है, तो लेंथ की होती है बच्चे θ/360 इंटू 2πr। थीटा क्या है कि अभी ये घड़ी की सुई यहाँ थी, कितना एंगल स्वेप्ट करके यहाँ पे आई, ये वाला एंगल होता है थीटा। तो θ/360 इंटू 2πr। कैसे ध्यान रखोगे 2πr आएगा यहाँ पे, आप लोगों को पता है ना, सरकमफ्रेंस या फिर पैरामीटर क्या है, ये लेंथ बताते हैं सर्कल की, तो इसलिए हम यहाँ पे 2πr मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमसे पूछें कि भाई कितना रीजन करके आई, जैसे मेरी घड़ी की सुई थी वो यहाँ से यहाँ तक आई, अब हमसे पूछ लें कि कितना रीजन उसने ट्रेवल किया, तो रीजन क्या हो गया, ये वाला पार्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इस पार्ट को, इस पार्ट को बोलते हैं सेक्टर। तो अभी आर्क का फॉर्मूला क्या सिखाया, θ/360 इंटू 2πr। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है सर्कल का, πr², तो बस πr² मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। क्लियर है? नहीं समझ में आएगा तो एक बार वो रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। ओके चलो ठीक है, सेक्टर समझ में आ गया क्या होता है, जो एरिया स्वेप्ट किया। आर्क क्या होता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेसिकली, समझ गए? तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, एरिया ऑफ आर्क हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हमसे पूछेंगे कि सेगमेंट क्या होता है। देखो ये मेरे पास कॉर्ड है, तो कॉर्ड के ऊपर का जो ये वाला रीजन होता है ना, बेसिकली इसे सेगमेंट कहते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कैसे निकालेंगे सेगमेंट, ये पूरा जो रीजन है, देखो ये वाला जो पूरा रीजन है, इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे सेक्टर। और ये वाला जो रीजन है जो अभी मैं कर रही हूँ, इसको क्या बोलोगे, ट्रायंगल। तो जब बड़े वाले रीजन में से छोटे वाला रीजन, मतलब पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दोगे तो सेगमेंट मिल जाएगा, राइट। जब इसमें से सेक्टर में से इसको ट्रायंगल को माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू a² साइन थीटा। ठीक है, ट्राइंगल के एरिया में आप लोगों को एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है, हाफ इंटू a² इंटू साइन थीटा भी एक फॉर्मूला होता है। शायद ये मैंने वो फॉर्मूला सिखाया भी है ट्राइंगल्स में, है ना। तो a बेसिकली यहाँ पे ट्राइंगल का क्या है, सर्कल का रेडियस है, तो इसलिए हाफ इंटू r² साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला भी दिमाग में बिठा लो अपने, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी कॉन्सेप्ट से याद नहीं हो रहा है तो रट लो, और अगर जिनसे रटा नहीं जा रहा है तो वो इनको ऐसे कॉन्सेप्ट से याद रखो। मैंने कॉन्सेप्ट से याद रखे हुए, तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने कॉन्सेप्ट से नहीं याद रखो, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में बढ़े आगे। क्वाड्रिलेटरल बेसिकली क्या होता है, जिसकी 4 साइड होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ ये W है, ये X है, ये Y है, ये Z है, तो इन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। आपका काइट भी हो सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस, ये सब क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब आप लोग क्या बात ध्यान रखोगे, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, अगर मेरे पास इस तरीके से एक पैरेललोग्राम है तो ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हमें देते हैं इसके डायगोनल्स काटने के बाद। हाँ, सबसे पहले देखेंगे कि पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसकी ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं और ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल रीजन में काटते हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और क्या ध्यान रखोगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, और अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती ही होती हैं। ये पैरेललोग्राम की कंडीशंस है, ध्यान रहेंगी। क्या क्या, ये पैरेललोग्राम है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा।
बड़े आगे स्क्वायर में देखते हैं। स्क्वायर्स में ये वाली तो सारी चीज़ें होती हैं जो ऊपर पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो डायगोनल्स हैं यहाँ पे जो ये काट रहे हैं ना एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक मिनट, स्क्वायर में, हाँ स्क्वायर में भी करते हैं, ठीक है। और क्या ध्यान रखोगे, एक सेकेंड, और ये जो आपस में ये जो एंगल बनता है ना साइड्स का, ये 90 डिग्री के इक्वल होता है। स्क्वायर में आप लोगों के डायगोनल्स भी साइड्स भी सब सेम होता है। पूरा स्क्वायर का मतलब है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। चाहे डायगोनल्स की बात करूं, चाहे लेंथ ब्रेड्थ, एवरीथिंग इज इक्वल। और जो ये है ये आपके 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, ध्यान रहेगा ये बात। और पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज आएंगी इसमें। ये कुछ नहीं है, ये मैंने आप लोगों को ऊपर बता ही दिया। पैरेललोग्राम आप लोगों ने देख लिया। अरे रेक्टेंगल नहीं दिखाया, स्क्वायर देखो, ये आप लोगों का ना इतना कुछ था नहीं, ऊपर मिक्स कर रखा था। यहाँ देखो स्क्वायर क्या है, ईच एंगल 90 डिग्री को मिलता है, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। अगर आपसे पूछे कि ये साइड दे दी और ये साइड दे दी, ये वाला डायगोनल निकालो, तो क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगा दोगे, वहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर समझा दिया। रेक्टेंगल देखो बेटा क्या होता है, रेक्टेंगल का मतलब हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। रेक्टेंगल और स्क्वायर में बस अंतर क्या है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में अंतर ये है कि इसकी लेंथ ब्रेड्थ सारी इक्वल होती है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ अलग अलग होती है, ठीक है। तो एंगल कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका पैरामीटर पूछूं तो क्या होता है, इसका पैरामीटर 4 है। और अगर इसका एरिया पूछूं तो क्या होता है बेटा, साइड इनटू साइड। हाँ, और रेक्टेंगल में क्या होता है एरिया, रेक्टेंगल में होता है आप लोगों का 2l + b होता है पैरामीटर, और एरिया क्या होता है, l × b होता है। चलो रोम्बस इंपॉर्टेंट है, रोम्बस देख लो। रोम्बस के जो रोम्बस एक तरीके से इसकी जो सारी साइड्स होती है ना, ये सब बराबर होती हैं, लेकिन जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना, ये बराबर नहीं होते, या एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट तो करते हैं, बट दीज आर नॉट इक्वल, ठीक है। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट साइड इज इक्वल। अगर हमें एरिया बोल दे रोम्बस का क्या होता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है ½ × डायगोनल 1 × डायगोनल 2, ठीक है। डायगोनल 1 और डायगोनल 2 इनका आधा। और अगर आपको सपोज करो D1 दे दे और आपको बोल दे D2 निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 4a² मतलब सारी साइड के स्क्वायर का 4 से मल्टीप्लाई माइनस D2 का स्क्वायर अपॉन में रूट, ठीक है। अगर एक डायगोनल दे दे तो सारी साइड का स्क्वायर माइनस जो दूसरा डायगोनल दे रखा है उसके स्क्वायर से उसे माइनस कर देंगे। पैरामीटर क्या होता है, 4 × साइड, वही स्क्वायर वाला होता है पैरामीटर। तो और एरिया आप लोगों ने देख ही लिया, एक और एरिया होता है बेस × हाइट। मतलब अगर मेरे पास इस तरीके से दे दे तो बेस का मतलब क्या है, रोम्बस की कोई भी साइड, जैसे अगर मैंने सपोज करो ये वाली साइड ली तो इसकी हाइट जो हमें दे रखी होगी, ठीक है, इसको कहते हैं हम बेस × हाइट, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस वाली साइड से, समझ गए। एक और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का, s² sin थीटा, ठीक है, s² sin थीटा। बेसिकली ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये ट्राइंगल से ही आया है। ये मेरे पास रोम्बस है, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये क्या है, दोनों ट्राइंगल्स हैं। देखो जो रोम्बस है ये दोनों ट्राइंगल से मिलके बना है, तो एक ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ½ × a² sin थीटा, और ए क्या होता है, ये साइड होता है ट्राइंगल की, और ये जो थीटा ही उनके बीच का एंगल है। तो ये भी जो रोम्बस का फॉर्मूला आया एरिया का, ये भी यहीं से आया है। दो ट्राइंगल है तो दो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा ना, तो a² sin थीटा बचेगा। पैरामीटर अगर हमें डायगोनल दिए होंगे तो क्या होगा, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं भाई ये रोम्बस के, एक एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक एक फॉर्मूला। पैरामीटर क्या हो जाएगा, 2√2 √ D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, समझ गए। देखो काइट क्या होती है, काइट भी एक तरीके से रोम्बस की तरह होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो एंगल्स होते हैं ना, ये अलग अलग होते हैं।
नहीं सॉरी, ये एंगल्स इक्वल होते हैं। ये काइट हमारी किस तरीके से दिखती है, ये इस तरीके से दिखती है थोड़ी काइट, मतलब ऐसे ही होती है। ये वाले एंगल्स तो इक्वल होते हैं लेकिन ये वाले एंगल्स इक्वल नहीं होते। रोम्बस में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, बस इसका इतना ही फर्क है कि इसमें ये वाले एंगल्स इक्वल नहीं होते। ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ठीक है। ये काइट है। अब बस ये सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज आ गए हैं सारे। ये सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज आप लोग समझ लो कैसे कैसे करने हैं। तो देखो मैं थोड़ा सा इनको फॉर्मूलाज को याद करने का ना तरीका बता देती हूँ आपको। क्यूबॉइड से शुरू करते हैं हम, ठीक है, ताकि आप लोग फॉर्मूलाज में ना कंफ्यूज ना हो। ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से, ये क्या है, क्यूबॉइड है। तो ये क्या है, इसकी लेंथ है, ये क्या है, इसकी ब्रेड्थ है, ये क्या है, इसकी हाइट है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना चीज़ों को ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सी ये क्या है, मेरे पास फोन है। अगर मुझे इस फोन का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये किस तरीके से क्यूब की तरह है। चार्जर से समझाती हूँ, इससे ज़्यादा ये क्यूबॉइड की तरह है, राइट। तो अगर हम इसका बोल रहे हैं कि हमें इसका लिटरल सरफेस एरिया निकालना है, लिटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि हम इसका ये जो टॉप है ना ये नहीं लेंगे और जो इसका बॉटम है ये नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या लेंगे, 1 2 3 और 4, ये 4 साइड लेंगे इसके, ये टॉप को छोड़ के, ठीक है। एक बार मैं अपनी इमेज बड़ी कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। देखो ये क्या है हमारी, ये देखो ये टॉप है, ये बॉटम है। तो लेटरल सरफेस एरिया में कभी भी टॉप और कभी भी बॉटम काउंट नहीं होता है, समझ गए। लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ 4 साइड्स काउंट होंगे। तो 4 साइड्स का मतलब ये क्या चीज हो गई, ये लेंथ हो गई, और ये वाली चीज क्या हो गई, ब्रेड्थ हो गई, और ये वाली चीज क्या हो गई, हाइट हो गई। तो अगर मैंने टॉप और मैंने ये बॉटम है जो, अगर इसको हटा दिया तो क्या काउंट होगा, बस ये वाला साइड। तो ये क्या है हमारा लेंथ और ये क्या है हाइट। ऐसे इसके पीछे भी होगी LH, 2 LH हो गए। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है हाइट और ये क्या है ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ इनटू हाइट, समझ गए आप लोग। तो अब नोट्स पे आओ अपने। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो कर्व सरफेस एरिया में क्या है, तो L, ये जो बेस है ये वाला पार्ट है, ये तो काउंट ही नहीं हुआ, ना ही टॉप वाला पार्ट काउंट हुआ। क्या काउंट हुए, वो जो 4 साइड्स थी, राइट। तो इसलिए फॉर्मूला क्या हो गया, 2BH + HL। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में LB भी तो काउंट होगा, तो इसलिए 2LB + BH + HL। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमेशा ध्यान रखना, जो जैसे अगर मेरे को क्यूबॉइड बनाना है, क्यूबॉइड में कैसे बनाऊंगी, जैसे मेरे पास ये मेरी नोटबुक है, इसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर नोटबुक रखती जाऊँ तो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो हमेशा एरिया में हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आती है, ये बात ध्यान रखना। कोई सा भी फॉर्मूला हो, कोई सी भी वॉल्यूम निकालनी हो, जैसे अगर मैं सिलेंडर की बात करूंगी तो सिलेंडर कैसे बनेगा, एक सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल रखती जाऊंगी तो एक सिलेंडर बन के खड़ा होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। हाइट क्या होती है उसकी, h, तो πr² h। एरिया इंटू हाइट क्या देता है, वॉल्यूम देता है, समझ गए। इस तरीके से ही तो 2LB + BH + HL, 2BH + HL, LB × H। अगर इसे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से करोगे ना तो अच्छे से याद होंगे। इनका वो रटने में अगर ऊपर नीचे कुछ भी हो गया तो आप लोगों का सब खराब हो जाएगा। अगर हमसे पूछे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताओ, तो देखो लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होती है ना क्यूब की, B और H भी बराबर होता है और H और L भी बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा A², ये भी क्या हो जाएगा A² और ये भी क्या हो जाएगा A²। तो A² + A² + A² क्या होगा 3A²। तो बाहर तो 2 है ही, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा 6A²। तो इस यहाँ से क्या आ गया 6A², 4A² और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब कैसे बनेगा, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखते जाए
तो ए स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, और उसकी हाइट क्या होगी ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। ठीक है, समझ गए। क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूला ऐसे ही। सिलेंडर का बता दिया आप लोगों का, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। आप लोग क्या ध्यान रखेंगे सिलेंडर में कि सिलेंडर का, एक सेकेंड देखो, सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया ध्यान रखोगे क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये चीज, बस ये वाली चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। और सिलेंडर में मैंने क्या कहा, टोटल सरफेस एरिया में ऊपर नीचे के बॉटम को भी लेते हैं, तो ऊपर एक सर्कल पाई आर स्क्वायर, नीचे दूसरा सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो कर्व्ड को ये वाला जो बीच का पोर्शन होता है, ये बीच का पोर्शन क्या है, 2 पाई आर एच। ऊपर नीचे के सर्कल को मिलाया तो क्या मिला, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया दोनों तरफ से, यहाँ से क्या बचा, एच कॉमन बचा, उधर से आर कॉमन बचा, तो 2 पाई आर, आर प्लस एच हमारा क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया। सिंपल। कोन क्या होता है, कोन इस तरीके से दिखता है, राइट। तो कोन में बेस तो लेना नहीं है, तो सी एस से याद रखना है इसमें भी। तो ये जो सी एस से ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो बेसिकली ये क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या ध्यान रखोगे, ये क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं कौन देखूं ये, तो कौन में पाई आर एल, तो ये हो गया ना ये वाला रीजन, और ये वाला रीजन क्या है, सर्कल का रीजन है। तो ये सर्कल के रीजन को क्या बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये हमारा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है कौन का। वॉल्यूम ऑफ कौन कैसे बनाएंगे, सर्कल होता है, सर्कल का जो 1/3 हिस्सा होता है, 1/3 हिस्सा का मतलब अगर मैं सर्कल के ऐसे 3 हिस्से कर दूं, तो 1/3 हिस्सा तो हमें क्या देगा, यही तो 3 हिस्से में एक हिस्सा कौन देगा बेसिकली, तो 1/3 हिस्सा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच इसका क्या था, 1/3 हमें इसका याद कर लेंगे। ये याद करने का तरीके हैं। स्फीयर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर में टॉप बॉटम कुछ नहीं होता, तो इसलिए सी एस से टी एस से बराबर होता है। वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर में देखो ये 4/3 आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। ठीक है, स्फीयर की वॉल्यूम। हेमिस्फीयर में देखो क्या होता है, हेमिस्फीयर जब स्फीयर को आधा काट देंगे तो क्या बनेगा, हेमिस्फीयर बनेगा। लेकिन अब हेमिस्फीयर में तो आ गया ना टॉप और बॉटम, तो अगर मैं इसका ये टॉप देखूं तो ये तो काउंट होगा नहीं सीएसए में, तो सीएसए में सिर्फ ये वाला रीजन काउंट होगा, और ये वाला रीजन क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। ये गलत लिखा हुआ है, ये टीएसए होगा बच्चे, और ये सीएसए होगा। सीएसए में क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और टीएसए में क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होगा उसका, 4/3 का हाफ कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सर्कल का एरिया याद रख लेंगे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। सेमी सर्कल का एरिया क्या याद रखोगे, पाई आर स्क्वायर बाय 2। पैरामीटर और सरकमफ्रेंस अलग अलग होता है। ठीक है, सरकमफ्रेंस ये वाला रीजन होता है। ठीक है, और पैरामीटर, अगर मैं सेमी सर्कल बनाऊं तो ये वाला रीजन तो है सरकमफ्रेंस, और ये वाला रीजन हो गया पैरामीटर। इसलिए पैरामीटर ध्यान रखना, पाई आर ये तो हो गया सरकमफ्रेंस, और 2 आर क्या हो गया, ये वाला रीजन पैरामीटर। ठीक है, आगे बढ़े। फ्रस्टम देखो, फ्रस्टम क्या होता है, ये मेरा कॉन है, कॉन को मैं यहाँ से बीच में से उड़ा दूं तो एक फ्रस्टम की शेप मिल जाएगी, जैसे बाल्टी होती है ना, वो फ्रस्टम की शेप होती है। तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ध्यान रखना, पाई आर, आर प्लस आर। कैसे, एक रेडियस ये वाला कॉन का रेडियस, कॉन का क्या था, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल था, तो इसमें क्या होगा, एक बड़ा रेडियस जुड़ जाएगा, एक छोटा रेडियस जुड़ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 सर्कल हैं। ये क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया में ये भी काउंट होगा रीजन, और ये भी काउंट होगा रीजन। बड़े वाले का क्या होगा, इसका पाई आर स्क्वायर, इसका छोटे वाले का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये जो बीच वाला रीजन है इसका क्या होगा, पाई आर प्लस आर इंटू एल। देखो, पाई आर प्लस आर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या था कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो फ्रस्टम का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की जगह ये दोनों आर स्क्वायर जुड़ जाएंगे ना, आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ठीक है, बस यही वाली चीज़ ध्यान रखनी है।
ठीक है। अगर आपसे पूछे कि स्लांट हाइट निकालो, जैसे अगर मैं ये कौन है, कौन में अगर हमसे कोई बोलेगा कि स्लांट हाइट निकालो, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं और निकाल देते हैं। लेकिन फ्रस्टम में, फ्रस्टम किस तरीके से है, फ्रस्टम थोड़ा इस तरीके से है, राइट। तो फ्रस्टम में कैसे निकालेंगे जो स्लांट हाइट है, एच स्क्वायर, ये आपका जो स्लांट हाइट है इसकी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ये बेसिकली एच ये है हाइट इसकी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। तो फ्रॉम माय साइड ये आप लोगों का इतना ही था। सारे फॉर्मूलाज करवा दिए, सारे आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स करवा दिए, सारे अच्छे से जितने भी आप लोगों को ट्रायंगल्स थे सब रिवाइज करवा दिए। आपका ये जो था यूक्लिड्स एक्सियम से, पोस्टुलेट से सब रिवाइज करवा दिया। तो मेरी तरफ से मैंने अपना सारा रिवीजन दे दिया है। अगर स्टिल आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए, देखते हैं कैसा आता है रिजल्ट। तो चलिए मिलते हैं मैथ्स की पेपर को ख़त्म करने के बाद। 14 को है ना आप लोगों का टीजीटी मैथ्स का, फिर एनालिसिस करेंगे कि कैसा पेपर आया। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, और अगर अभी भी कुछ रिवीजन है तो आप लोगों के लिए बस यही टिप्स है कि एक बार एनसीईआरटी के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको अब लास्ट मोमेंट पे आप लोग जो आपने पढ़ा है ना बस उसी को देख लो, सारे फॉर्मूलाज देख लो, सारे कॉन्सेप्ट देख लो, अगर एक दो चीज़ थोड़ी बहुत नहीं दिखती है वो देख लो, एंड अब पेपर दो आराम से। ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका पेपर अच्छा जाए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलो।